जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया लेक्चर देखेंगे। इस नए लेक्चर में CAPF AC एग्ज़ाम 2020 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आए थे, उनको हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है? फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। फ्री फॉल या कह लीजिए ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को बात कर रहा है। आपने अगर ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 9th क्लास में है, ये NCERT के, वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट किसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है, मान लीजिए एक्सेलरेशन सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि एक्सेलरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्केलर, तो एक्सेलरेशन क्या है हमारी? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारी क्या है? एक्सेलरेशन हमारी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारी क्या है? वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब इस वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी मान लीजिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये अगर आप फोटो देख पा रहे होंगे इसमें, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप। मान लीजिए आपकी पहले स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, अब आपने 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, है ना। 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो आपका क्या है? ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हो गई। आप स्लो डाउन हो रहे हैं, यानी पहले आपकी 40 थी, अब आप 20 किलोमीटर पे आ गए, तो भी क्या है? एक्सेलरेशन। आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आप सर्कल में घूम रहे हैं, भले ही आप 20 किलोमीटर स्पीड से आप चक्कर काट रहे हैं इस सर्कल में, लेकिन आप क्या है? आप हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, है ना। डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये मैंने डायरेक्शन क्यों बताया? देखिए, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है हमारा? डायरेक्शन, दोनों पे डिपेंड करती है। इसलिए मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी बताया। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता ही होगा। स्केलर कौन सी होगी? मास हो गया, हमारा स्पीड हो गया, है ना। वेक्टर कौन सी होगी? आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर में सिर्फ हम क्या देखते हैं? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब कि आप सिर्फ 20 किलोमीटर। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में देखें तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, आप 20 किलोमीटर में क्या कर रहे हैं? ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन में क्या हो गया? हमने देख लिया मैग्नीट्यूड। तो अब जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, तो एक्सेलरेशन आया कहाँ से? देखिए, एक्सेलरेशन हमेशा, अब देखिए अर्थ हमें क्यों अट्रैक्ट करती है। तो इसका मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, M1 और M2। अब ये दोनों चीज़ें, इनका मास होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेंगी? क्योंकि जो ये इनके मास की वजह से अट्रैक्ट करेंगी, है ना। एक M1 है, एक M2 है, और इनमें दोनों में मास है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मान लीजिए सन है, ये अर्थ है ना। तो अर्थ क्या है? सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो सन क्या है? अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अब इसमें किसी ने सोचा कि भाई जब दोनों चीज़ अट्रैक्ट कर रही, तो इसके बीच का फोर्स कितना होगा। अब फोर्स कितना होगा, तो फोर्स देख लेते हैं कितना फोर्स होगा। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा मास ऑफ M1, मास ऑफ M2 और उनका, है ना। एक तो ये हो गया। एक या ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ, है ना। इनके बीच का जो डिफरेंस है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, तो ये भी हमारा क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स की आपको ऐसा ही पता ही होगी, क्या है? न्यूटन। ठीक है। तो अब हमारा एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया? फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप अर्थ पे अगर हैं, है ना, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और ये अर्थ है, तो अर्थ आपको कैसे एक्सेलरेट करेगी? आपको अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि मास अर्थ का ज़्यादा है, आपका मास कम है ना। आप इंडिविजुअल है, आपका मास कम है, और ये अर्थ का मास है, तो अर्थ आपको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। लेकिन किस स्पीड से वो आपको अट्रैक्ट करेगी, है ना। हमने तो ये जी है हमारा, तो अर्थ का जो जी है वो 9.8 ms² मीटर पर स्क्वायर। ये हमने क्या किया गया है? इसको
माना गया है। ये देखिए, आपको ये फॉर्मूला कहाँ से है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना कि ये हमारी अर्थ क्या है, अर्थ की कितनी एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ से ये मान लीजिए, अब कोई भी आप चीज़ ऊपर हवा में फेंकेंगे, है ना, आपने हवा में कोई चीज़ फेंकी, पहले 5 किलोमीटर की स्पीड थी, फिर उसकी 3 किलोमीटर हो गई, फिर 2 किलोमीटर हो गई, और जब वो ऊपर पहुंचेगी तो उसको 0 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इसको एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट कर रही है कितने से? 9.8 मीटर पर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर। इस इतनी उससे वो क्या कर रही है, इसको आपकी तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो मान लीजिए जब भी आप कोई चीज़ हवा में फेंकेंगे, है ना, तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा हवा में जाके बिल्कुल 0 स्पीड से आ जाएगी, है ना। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी बिल्डिंग से एक चीज़ फेंकी, तो वो आपने जब वो चीज़ फेंकी, है ना, तो वो आपने जब चीज़ फेंकी तो यहाँ से मान लीजिए ये हो गया हमारा, यहाँ से फेंकी आपने, अब यहाँ से फेंकी तो पहले 0 किलोमीटर रहेगी, फिर उसकी यहाँ से 2 किलोमीटर हो जाएगी, फिर 3 किलोमीटर हो जाएगी, फिर 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो देखिए, तो आपने जो दो बॉल ऊपर से फेंकी तो वो कितनी इससे एक्सेलरेट हो रही है, तो वो एक्सेलरेट हो रही है 9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इससे वो एक्सेलरेट होगी। तो आपने बॉल फेंकी, वो भी एक्सेलरेट हो रही है ऊपर, एक पॉइंट पे जाकर 0 हो जाती है। आपने किसी बिल्डिंग से छोड़ी, वो भी डाउनवर्ड आ रही है। तो ये हमारी क्या है, अर्थ की एक्सेलरेशन है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इम्प्लाइज जीरो वेलोसिटी। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब हमने देखा, बताया था, आप सर्कल में राउंड राउंड काट रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो नहीं हो रहा आपका, है ना, आपका 20 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे, कांस्टेंट स्पीड है, तो ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी, है ना। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जीरो आपकी एक्सेलरेशन, तो लेकिन आप चक्कर तो काट रहे हैं किस में, सर्कल में, तो इसका मतलब क्या आप जीरो वेलोसिटी से कर रहे हैं? नहीं, आपकी वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जीरो एक्सेलरेशन हैज़ नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन कह रहा है कि वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वेलोसिटी जब आपकी आएगी, है ना, वेलोसिटी आएगी तभी तो आप क्या होंगे, एक्सेलरेशन करेंगे। जीरो वेलोसिटी एट इंस्टेंट नेसेसरली मीन्स जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल। ये हमारा ऑप्शन सही है। कैसे सही है, देखिए, हम क्या कर रहे थे, एक्सेलरेशन हमारी अर्थ की कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इतनी इस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम क्या कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड। अब सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले आपको मैं मैग्नेट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए पहले मैं आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, मैग्नेट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, अब देखिए, बेसिक्स ऑफ थोड़ा मैग्नेट पढ़ा देता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखिए, मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक मटेरियल्स, ठीक है, यही होता है मैग्नेट में। मैग्नेट में क्या होता है, आप किसी मैग्नेट को आसपास घुमाएंगे तो जो भी लोहे का जिसमें जो भी कंटेंट रहेगा आयरन का, वो उसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट। जैसे कि हमारा आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये हमारे एग्जांपल हो गए। अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक आपका नेचुरल टाइप का है, एक आपका आर्टिफिशियल, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में भी दो टाइप होते हैं आपके, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, ये आपके बहुत इनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। जो नेचुरल रहेंगे उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में रहती है, हमारे जो परमानेंट और इलेक्ट्रिक मैग्नेट, या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स रहते हैं वो नेचुरल मैग्नेट से ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है। अब हमें पता है कि जो मैग्नेट रहेगा, मान लीजिए हमारा मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट में क्या रहेगा, एक हमारा नॉर्थ पोल रहेगा, एक हमारा साउथ पोल रहेगा, जिसको डायपोल बोलते हैं, है ना। डायपोल हो जाएंगे, ये दो पोल हैं क्योंकि। अब नॉर्थ और साउथ, और हमें पता है कि जो
अपोजिट्स पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, ये अट्रैक्ट हो रहा है और इधर क्या रिपेल हो रहा है। तो ये हो गया। अब ये मैग्नेट्स जो होते हैं वो उनके अराउंड क्या होती है, हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। जैसे ये मैग्नेट है तो इसके अराउंड क्या रहेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। मान लीजिए हमारा मैग्नेट है, इसके अराउंड इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ऐसे। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो भी उसका इफेक्ट रहता है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण रहता है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो हम लाइंस बोलते हैं इन मैग्नेट्स को, वो क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है। मान लीजिए आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन्स है वो नॉर्थ से निकलेंगी, यहाँ से निकल के क्या करेंगी, साउथ की तरफ मर्ज हो जाएंगी, है ना। तो ये आउटसाइड है। और इनसाइड क्या होगा, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल कर, देखिए यहाँ पे हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ट्रैवल कर रही है अंदर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो नॉर्थ टू साउथ रहेगी आउटसाइड, साउथ टू नॉर्थ रहेगी मैग्नेट के इनसाइड। अब एक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो क्या इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, देख लेते हैं। ये हमारी ये मैग्नेट है, तो यहाँ से मैग्नेट एक लाइन निकली, फिर दूसरे वाली निकली, फिर एक तीसरी निकली, ये चौथी निकली। तो बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलती हैं और वो क्या है, अपना अपना पाथ फॉलो करती हैं, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये देखिए, ये जा रही हैं इसमें घूम घूम के, ये मैग्नेटिक लाइंस गई और एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन देख लेते हैं मैग्नेट में। तो हमें पता नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अटैक करते हैं, साउथ साउथ एक दूसरे को इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब एक साइंटिस्ट थे ओर्स्टेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हम ये कोई करंट है ना, ये कोई करंट पास हो रहा है और वो क्या हो रहा है, उस अगर अगर उस इलेक्ट्रिक करंट के आसपास हम क्या रख दें, कुछ लोहे की चीज़ रख दें, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो यही था ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, ये हमारा करंट लिया, है ना, ये करंट है, और ये उन्होंने क्या रख दिया, उसके बाद आयरन रख दिया, आयरन नेल्स रख दिए। तो क्या हुआ, उस आयरन नेल्स ने जैसे ही उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, वो आयरन नेल्स ने अपने आप को सर्कुलर मिरर में अरेंज कर लिया, है ना। तो अब उनके दिमाग में ये आया कि ये जो करंट पास हुआ है और जो करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है वो सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर तो है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो मैग्नेटिज्म जो ट्रैवल कर रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो उन्होंने इसके लिए एक राइट हैंड थंब रूल बनाया, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो थंब है आपका राइट हैंड का, वो थंब है वो डायरेक्शन बताता है करंट की, यानी ये करंट ट्रैवल हो रहा है ना। तो थंब क्या बता रहा है आपका, ये मान लीजिए आपका थंब है, ये आपका थंब है, ये थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपकी फिंगर्स है ना, आप अपने राइट हैंड का थंब ऊपर कर लीजिए और फिंगर्स को बंद कर लीजिए, मुट्ठी को आधा मुट्ठी, और जो आपकी फिंगर्स हैं वो क्या बताएगी, फिंगर्स बताती हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन फील्ड है वो उनकी डायरेक्शन है। तो अपने हाथ में एक आप पेन पकड़ लीजिए, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर हो जाएगा, और उसके अराउंड जो क्या होंगे, आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया है, वो आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन हो जाएगी। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। अब सबसे पहले जो इसका एक अपोजिट कॉन्सेप्ट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने बताया था, माइकल फैराडे ने। उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कोई कंडक्टर, इन्होंने ये कंडक्टर लिया, है ना, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक कंडक्टर लिया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी कंडक्टर के पास कोई मैग्नेट लेके जाएंगे, है ना, किसी कंडक्टर के पास कोई मैग्नेट लेके जाएंगे, तो वो क्या मैग्नेटिक क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का किसने दिया, फैराडे ने दिया। अब इसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर जितने भी हमारे हैं ना, जनरेटर का इसमें इस्तेमाल इसी में होता है। तो इसके लिए अब इनकी डायरेक्शन याद करने के लिए दो रूल बने, एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और एक इनका लेफ्ट हैंड रूल। तो हम पहले लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं, है ना।
तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, जो हम इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाने के लिए, करंट से जो इलेक्ट्रिक मोटर घुमाते हैं उसके लिए ये यूज़ किया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आप दो मैग्नेट ले लेते हैं, है ना, दो मैग्नेट ले लेते हैं, अगर इन मैग्नेट्स के ये लाइन्स है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, अब ये इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये इनकी क्या है, ये MFL लिख लेते हैं, ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। अगर मान लीजिए आपका ये, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर रख देते हैं, ये हमारा कंडक्टर हो गया, है ना, ये कंडक्टर हो गया, और इसमें से करंट पास करेंगे। तो हमें पता है जब मैग्नेटिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट देती है। अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है और जो मैग्नेट्स है उनमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर को परपेंडिकुलर रख देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, जब परपेंडिकुलर रख देंगे दो मैग्नेट्स के बीच में, तो उसका जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या करेगा, वो अपवर्ड लगेगा, यानी ऊपर की तरफ। तो देख लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना। अब इन्होंने क्या बताया कि ये दो मैग्नेट्स हो गए, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये हमारी MFL है, MFL हो गया, है ना। ये हो गया करंट की डायरेक्शन, ये जो हमने कंडक्टर रखा है, ये जो इसकी मिडिल फिंगर है वो क्या बता रही है, कंडक्टर को, और जो ये थंब बता रहा है ये क्या बता रहा है, ये क्या होगा, मोशन, यानी फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज़ किया गया, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। थंब क्या बताता है, थंब बताता है कि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जब किन्हीं दो मैग्नेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को रख दिया जाए और उसमें से क्या किया जाए, करंट को पास किया जाए। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये वही एग्जांपल है इसका, ये मैंने बता दिया। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है हमारा, ऐसे ही उसको करंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के लिए यूज़ किया गया, जनरेटर के लिए यूज़ किया गया। अब उन्होंने कहा, माइकल फैराडे ने, फ्लेमिंग ने समझाया उनका कि मान लीजिए दो हम मैग्नेट ले लेते हैं, दो मैग्नेट के बीच में हम क्या करते हैं, अगर किसी कंडक्टर को ऊपर नीचे करेंगे, है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, ये कंडक्टर है, करंट को या तो ऊपर करेंगे, है ना, या तो इसको ऊपर करेंगे या इसको नीचे करेंगे। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर को दो मैग्नेट के बीच में ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो किस तरफ रहेगी, है ना। अगर हम दो मैग्नेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को ऊपर नीचे करेंगे, यानी परपेंडिकुलर इसमें भी सेम है, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, करंट की डायरेक्शन रहेगी इस साइड में। ये जो बता रहे हैं ना, इसकी मिडिल फिंगर वो बता रही है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये किस में यूज़ होता है, ये जनरेटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम किन्हीं दो मैग्नेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक कंडक्टर को ऊपर नीचे करेंगे, यानी परपेंडिकुलर करेंगे, तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की, वो क्या होगी, वो करंट, ये मिडिल फिंगर बताएगी। तो हमने ये देख लिया, हमारा क्या देख लिया, मैग्नेट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कंडक्टर। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय द सेम सोर्स को। अब आप ऑप्शन बताइए, देखिए आप क्या ऑप्शन दिखा रहा है इसमें, है ना। पहला है नेवर इंटरसेक्ट, दूसरा कैन ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, कैन टर्मिनेट एट सेम पॉइंट, कैन इंटरसेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, कैन टर्मिनेट नहीं, कैन ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट नहीं, तो क्या इसका क्या आएगा, नेवर इंटरसेक्ट। ये हो गया, हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया इसकी वजह से। अब दूसरा देख लेते हैं, ये वाला तीसरा वाला, ये भी क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लेमिंग्स रूल इज करेक्ट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था, फ्लेमिंग का याद है ना, मैंने अभी बताया था। चलो देख लेते हैं क्या है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसके बता रहा है, ये बता रहा है जनरेटर के लिए, और लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था, मोटर के लिए, है ना। तो इसमें क्या आ गया, तो ये वाला हो गया हमारा मोटर के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, ये हो गया हमारा किसके लिए, जनरेटर के लिए।
अगर आपने ये दोनों चीज़ या एग्जाम में याद रखी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, कौन सा को इसमें करेक्ट होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन, क्योंकि मैंने अभी बताया फ्लेमिंग का हमने लेफ्ट हैंड रूल देखा अभी। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा कि आपका जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा जब आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे और उसमें से करंट क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो यही तो बताता है लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें भी क्या पूछा गया है, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ में क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट। द फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, all the simple harmonic motion are necessarily periodic motion, there is no correlation between the simple harmonic motion and the periodicity of motions, the relation between the harmonic motion and periodic motion depends upon the mass of object undergoing the motion। तो सबसे पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, मोशन में दो टाइप का होता है आपका, नॉन पीरियोडिक और एक पीरियोडिक। पहला आपका नॉन पीरियोडिक हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया पीरियोडिक। अब नॉन पीरियोडिक में क्या हो गया, ये वाले मोशन जो लीनियर मोशन होते हैं कि आपने इस साइड किया, एक तरफ चले, ये आपका है ना, ये आपका हो गया नॉन पीरियोडिक मोशन। आप जो वन डायरेक्शन में करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में गए और या इस डायरेक्शन में गए, तो ये क्या हो गया आपके नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो हो गए जो हमारे सर्कुलर मैनर में चलते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ क्या करती है 365 डेज में क्या करती है, एक सर्कल कंप्लीट करती है सन के अराउंड। दूसरा हो गया हमारी क्लॉक का जो आवर हैंड होता है ना, 60 मिनट में एक चक्कर अपना पूरा कंप्लीट करता है। या मिनट हैंड हो गया जो एक मिनट में अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। तो ये हो गया हमारे पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन भी दो टाइप के होते हैं, हमारा ओसिलेशन एंड नो ओसिलेटरी मोशन। अब ओसिलेटरी में कौन से आ गए, सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, सिंपल ओसिलेशन वाले आ गए आपका जो पेंडुलम है। मान लीजिए कि ये पेंडुलम है, तो ये यहाँ से ट्रैवल करेगा, ऐसे जाएगा इसकी तरफ, है ना। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, फिर ये इधर आएगा, है ना, इधर ट्रैवल करेगा। तो बी से ए की तरफ गया, ए से फिर बी पे वापस आया और फिर बी से वापस ये सी पे गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो भी ये वाले देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट, ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि हमने क्या देखा है, उल्टा देखा है इसमें, ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नेसेसरली पीरियोडिक मोशन। तो ये हमारा करेक्ट है। देख लेते हैं कैसे करेक्ट है, क्योंकि जो भी हमारे पीरियोडिक मोशन है, ये हमारा पीरियोडिक मोशन होगा, इसके अंदर क्या आ गया हमारा SHM आ रहा है। SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है। तो ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नेसेसरली पीरियोडिक मोशन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं, द रेडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हमें 4। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका रहेगा करेक्ट आंसर डॉपलर इफेक्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ डॉपलर इफेक्ट क्या है। इसमें डॉपलर इफेक्ट किसको कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट देखिए डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ साउंड और लाइट वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग सोर्स विद द रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये कोई एक ऑब्जर्वर है, और इसके यहाँ से एक गाड़ी जा रही है
और वो हॉर्न बजाते हुए जा रही है ना, हॉर्न बजाते, तो जैसे जैसे वो गाड़ी आगे जाती जाएगी वो क्या होगा, उसकी आवाज़ कम होती जाएगी। यानी वो कह रहे हैं कि वो जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है ना, जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी और उसकी जो वेव लेंथ है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें एग्जांपल दे रखा, देखिए ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये सोर्स है, तो सोर्स क्या हो रहा है, यहाँ से दूर जाता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी घटती जा रही है और वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। और एक दूसरा ऑब्जर्वर ये है ना, तो इसके पास ये सोर्स मूव कर रहा है यानी साउंड बजाते हुए जा रहा है, तो इसको ज़्यादा सुनाई दे रही है, इसमें क्या हो रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो ये मोस्टली यूज़ किया गया था जो हमारे गैलेक्सीज़ हैं उसमें, उसको जब उनमें देखा गया कि वो उनकी साउंड जो क्या है, उनकी साउंड प्रोड्यूस हुई थी, उनकी जो वेवलेंथ थी वो क्या है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती जा रही है। तो ये किसने दिया था, जो साइंटिस्ट थे एक डॉपलर, उन्होंने इस इफेक्ट को बताया था। तो और देख लेते हैं इसमें। अब ये हमारा करेक्ट है, बाकी अभी एक रमन इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। रमन इफेक्ट क्या है हमारा, रमन इफेक्ट को देख लेते हैं। अब देखिए, रमन इफेक्ट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट ओकर्स व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। तो कुछ नहीं है, अगर ये रमन ने बताया था, जो हमारे साइंटिस्ट है सीवी रमन, उन्होंने बताया था कि अगर कोई लाइट को पास करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सैंपल से या बीम्स, ऐसी लाइट बीम पास करेंगे जिसमें डस्ट फ्री हो, ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ केमिकल कंपाउंड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट एमर्जेस इन डायरेक्शन अदर देन दैट ऑफ इंसिडेंट बीम। तो इनका मतलब यही है, अगर हम कोई बीम ऐसे पास करते हैं तो बीम जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि वो थोड़े बहुत जो क्या होते हैं, जो हमारा मैटर है ना, जो मैटर है हमारा, मैटर से ये मैटर के अंदर क्या हो, मैटर किससे बना है, एटम से। तो जो भी लाइट पास होती है वो इन एटम से टकरा के क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो भाई ये रमन ने इसको बताया था। तो आप मुझे बताइए किस साइंटिस्ट के नेम पे नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और कितनी तारीख को बनाया था, डेट आप जाके देखिए डेट क्या है और किस साइंटिस्ट के नाम पे नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, लॉज ऑफ मोशंस आपको पता होना चाहिए। तो लॉज ऑफ मोशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या आ जाता है, लॉज ऑफ मोशन ये है देखिए, सब न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के। तो सबसे पहला मोशन का लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या बताता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स कीप मूविंग, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेंगे। यानी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो वो मूव करता रहेगा, और अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ये क्या बताता है कि वही जब तक उन ऑब्जेक्ट्स पे क्या है, कोई ऐसा फोर्स ना लगाया जाए उसको रोकने के लिए या उसको चलाने के लिए, है ना। सेकंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्रेसेस फोर्स का जो रूल है वो उसको बताता है, मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सेलरेशन। यानी आप जितना उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन होगा, और कम, मोर मास मीन्स लेस एक्सेलरेशन। यानी जो चीज़ जितनी भी ज़्यादा भारी होगी उसमें एक्सेलरेशन उतना कम आएगा। थर्ड लॉ क्या बताता है, नोन एज एक्शन रिएक्शन। इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स एंड on another object, the second exerts an equal and opposite force on the first। तो एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो पहला जो मोशन का लॉ है वो क्या बताता है, थिंग्स कैन नॉट स्टार्ट, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन ऑल बाय देमसेल्फ। हमें पता ही है कि जो चीज़ रेस्ट में रहेगी वो तब तक रेस्ट में रहेगी। अगर कोई टेबल पे बुक रखी है तो वो रेस्ट में रहेगी, अनलेस अनटिल हम क्या उस पर फोर्स ना लगा। फोर्स कैसे, हम उसको उठाएंगे। इट रिक्वायर्स सम फोर्स फ्रॉम द आउटसाइड कोज अ सच अ चेंज, है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैसिव बॉडी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, इसको हम पहले लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एग्जाम में आ सकता है लॉ ऑफ इनर्शिया कौन से लॉज को कहते हैं, न्यूटन्स
फर्स्ट लॉ का जो है, फर्स्ट लॉ है मोशन का, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल स्टे इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल बता देता हूँ। ब्रेक अप्लाइड बाय बस ड्राइवर अब्रप्टली, जैसे ड्राइवर क्या करे, एकदम से ब्रेक लगाता है, आपने गाड़ी में कभी ट्रैवल किया हुआ, एकदम से ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ बैंड होते हैं, है ना। और या जब आप एक गाड़ी खड़ी होती है तो एकदम से स्पीड से चलाएंगे तो आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्लेन सरफेस, आपने कोई किताब बुक रख दी टेबल पे, वो भी क्या है, उसका ही है। मैराथन रनिंग बियॉन्ड फिनिश लाइन, जैसे मैराथन फिनिश लाइन के आगे जाते हैं वो अपने आप को रोकते हैं, लेकिन रुक नहीं पाते, क्या गिरते हैं वो। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन आउटर स्पेस, वॉशिंग मशीन ड्रायर, डस्टिंग अ कारपेट, शेकिंग अ ट्री। हमने देखा होगा, हम हमारे जो पुराने कारपेट होते हैं या जो चारपाइयाँ होती हैं उनको झाड़ते थे डंडे से, तो उसमें से जो डस्ट निकलती है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। अब सेकंड लॉ देख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स व्हाट हैपन्स टू द मैसिव बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मान लीजिए कि ये बॉल है ना, इस बॉल पे क्या करेंगे, ये बॉल है, आप इस पे, ये कब तक रहेगी रेस्ट में, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो आपने मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया कुछ, तो ये क्या हुआ, ये मूव करने लगी। तो यही बात कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू द मैसिव बॉडी, ये मैसिव बॉडी है, व्हेन एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो इसने क्या किया है, इसने फोर्स का जो क्या है फॉर्मूला दिया है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, कौन सा फोर्स का रूल जो है या एग्जांपल देता है। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, फोर्स का रूल डिस्क्राइब करता है। तो फोर्स का क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, ये हमारा क्या। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, है ना, फोर्स मैग्नीट्यूड in the same direction as net force. Newton's second law describes precisely how much an object will accelerate for a given net force. तो यही बताता है ना, कि अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे, मास होगा बॉडी में ऑब्वियसली, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो ये इसने बता दिया किसने, अगर आपसे पूछ लिया जाए फोर्स का रूल कि कौन से लॉ ऑफ मोशन में दिया गया है, तो आप बता देंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में देख लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। मान लीजिए ये एक बॉडी है ए और ये बॉडी है बी, है ना। अब ये इस पे एम मैग्नीट्यूड से क्या लगाएगी, फोर्स, तो बी बॉडी भी उतने ही मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगी किस पे, तो ए। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही स्टेट करता है, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट they apply forces on each other that are equal in magnitude and opposite in direction। ठीक है, तो मान लीजिए इसका एग्जांपल देते हैं हम। ये कोई बोट है और ये पानी में खड़ी है। जब आप इस बोट से शोर पे उतरते हैं, है ना, किनारे पे उतरते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस बोट को पीछे की तरफ धकेलते हैं अपने पाँव से। अब बोट, आपने जिस मैग्नीट्यूड से इस बोट को पीछे धकेला, उतने ही मैग्नीट्यूड से ये बोट आपको आगे की तरफ धकेलेगी और आपको बोट से उतरने में मदद करती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका, न्यूटन थर्ड लॉ अपोजिट रिएक्शन का। आप दीवार पे कोई पंच मारते हैं तो आपके जो हाथ पे चोट लगती है, वो भी क्या है, वो भी न्यूटन थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। आप जब कोई राइफल से कोई बुलेट फायर करते हैं, है ना, कोई आपने बुलेट फायर की, तो बुलेट क्या करती है, आगे की तरफ ट्रैवल करती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, आपके कंधे पे जो झटका लगता है, वो क्या होता है, वो उतने ही फोर्स से और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो राइफल से फायर करना भी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। एक और देख लेते हैं। आपने मान लीजिए कोई एक किताब रखी है टेबल पे, है ना, ये टेबल पे आपने कोई किताब रखी है। अब ये जो ग्रेविटी है इस किताब को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन अब ये टेबल भी उतने ही फोर्स से इस बुक को ऊपर की तरफ धकेल रही है, तभी तो वो रेस्ट पोजीशन में है।
आप एक चीज़ जान लीजिए, जब भी कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में होती है तो वो रेस्ट में इसलिए है क्योंकि उन दोनों में क्या एक बैलेंस फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जिसको बोलते हैं। अगर वो चीज़ उतनी ही उससे उसको नीचे धकेल रही है तो वो जिस चीज़ के ऊपर रखी है वो चीज़ भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही ऊपर पुल करेगी। अब ये एक चीज़ और बताता है, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे। क्वेश्चन में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्स नेवर ओकर्स सिंगली इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, फोर्स कभी भी नेचर में सिंगल नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ उनके पेयर में ट्रिपलेट में रहेंगे। व्हेन द अर्थ, सेकंड देख लेते हैं, व्हेन द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी द स्टोन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अर्थ। बिल्कुल सही बात है, जब ग्रेविटी उसको करेगी तो जो स्टोन है वो अर्थ पे क्या है, एक प्रेशर डालता है। देयर इज अ कोज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन थर्ड लॉ। तो ये हमारा क्या है, नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है, फोर्थ, देयर इज ए नो कोज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन थर्ड लॉ। तो सही, ये सही है। इसमें भी हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ में ऐसा कोई बात नहीं की है कि इसमें कोज इफेक्ट रिलेशन हो। तो सही आंसर इसमें, मतलब इसका सही आंसर क्या है, देयर इज अ कोज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन थर्ड लॉ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कह रहा है, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, फर्स्ट ऑप्शन है फायरवर्क्स टू मेक अ ब्राइट वाइट लाइट, जेमस्टोन इन ज्वेलरी, एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द पेशेंट, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देखिए। तो इसमें ऑप्शन बन रहा है, चलो देख लेते हैं। क्या पहला ऑप्शन, जी बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। जो मैग्नीशियम है वो एक ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है जब उसको इसमें फायरवर्क्स में यूज़ किया जाता है। जेमस्टोन के लिए देखिए, जेमस्टोन के लिए हम डायमंड्स यूज़ करते हैं, है ना, क्या यूज़ करते हैं, डायमंड। इसमें और कह सकते हैं हम सेफायर, सेफायर्स, रूबीज, एमराल्ड्स, है ना, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम यूज़ नहीं होता। तीसरा ऑप्शन देख लें, एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द पेशेंट। तो इसमें देखिए हम बेरियम यूज़ कर सकते हैं, है ना, बेरियम का यूज़ किया जाता है इसमें। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर हम कर सकते हैं वॉशिंग सोडा से, वॉशिंग सोडा से, इसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ मैग्नीशियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैग्नीशियम इज नेचुरली ओकरिंग मिनरल विच वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ ब्लैक। इसका एटॉमिक नंबर है 12 है। एज अ मैग्नीशियम इग्नाइट्स ईजिली इन द एयर एंड बर्न्स विद अ ब्राइट लाइट। तो ये क्या बहुत ईजिली जल जाता है। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फायरवर्क स्पार्कल्स में, फ्लेयर्स में, फ्लैश फोटोग्राफी में। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूटिलाइज इन हैवी ड्यूटी इंसुलेशन, बॉयलर्स, शिप्स एंड ओवंस। और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको, फर्नेस लाइनिंग में, मेटल में, ग्लास प्रोडक्शन में। और कहाँ ऐड किया था, मोल्टन आयरन एंड स्टील टू रिमूव सल्फर। ठीक है, आयरन और जो उसमें आयरन में जो सल्फर होता है उसको रिमूव करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कार सीट्स में यूज़ किया जाता है, लगेज, लैपटॉप्स, कैमराज, पावर टूल्स। कुछ तरह के डिजीज़ भी को भी ट्रीट करने के लिए जाता है, जैसे डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको ADH कहते हैं, एंग्जाइटी ऑर्डर, मेनिया, रिकवरी आफ्टर सर्जरी, वीकन बोन्स है तो उसके लिए, अब नॉर्मल ग्रोथ है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेंट।
तो पेंट के लिए कौन सा यूज़ नहीं है, इसमें कौन सा एक इंग्रेडिएंट नहीं है पेंट। तो आपको मैं पहले आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिए आप वीडियो पॉज करके, और नहीं आता तो फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो देखिए इसमें ये हमारा एक इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल है। ये भी एक इंग्रेडिएंट है, थिनर हम डालते हैं पेंट में ना, पेंट में क्या डालता है, थिनर डलता है। पॉलीहाइड्रोक्सफेनोल्स, एंटी स्किनिंग एजेंट ये भी डलता है। थियो यूरिया, देखिए यूरिया कहाँ पे यूज होता है, इसमें नाम में यूरिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट, तो अब आपको बता देता हूँ, इसमें 4 चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। ऑल पेंट्स जनरली हैव 4 मेन इंग्रेडिएंट्स, पिगमेंट्स, बाइंडर्स, सॉल्वेंट्स, एडिटिव्स। तो हमारे पास क्या क्या था, यह हमारे पास पिगमेंट हो गया था, ये थिनर हो गया था, और ये एंटी स्किन थियो यूरिया एक्सेलेटर इसमें नहीं होता है। तो पिगमेंट आपको प्रोवाइड करता है कलर, है ना। बाइंडर आपको बाइंड करते हैं पिगमेंट टुगेदर एंड क्रिएट द पेंट फिल्म। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स आर द लिक्विड दैट सस्पेंड द इंग्रेडिएंट एंड अलाउ यू टू प्लेस द पेंट ऑन द सरफेस। आपको ये मान लीजिए वॉल है, इसके ऊपर पेंट करने में कौन मदद करता है, आपके सॉल्वेंट्स जो लिक्विड होते हैं वो उसको बाइंड करते हैं अच्छे से, और उसको क्या करते हैं, सरफेस पे अच्छे से चिपका देते हैं। एडिटिव्स, एडिटिव्स आर द इंग्रेडिएंट दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक पेंट प्रॉपर्टी सच एज माइल्ड्यू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल इज नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, स्ट्रोंटियम सॉल्ट्स बर्न विद अ रेड फ्लेम। सेकेंड ऑप्शन है, बेरियम मेटल इज यूज्ड इन मेडिसिन टू एग्जाम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पेशेंट बाय एक्सरे। तो ये मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो ये ऑप्शन हमारा करंट है। पहले वाला क्या है, स्ट्रोंटियम सॉल्ट बर्न विद अ रेड फ्लेम, बिल्कुल सही है। ये हमारा बिल्कुल सही है। ग्रीन प्लांट्स नीड मैग्नीशियम इन ऑर्डर टू मेक द क्लोरोफिल दैट ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम ही हेल्प करता है किसमें, क्लोरोफिल को एनर्जी ट्रैप करने में। और लास्ट हमारा, रेड कलर ऑफ जेमस्टोन रूबी इज ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन इट। तो ये ऑप्शन गलत है, और यही हमारा पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। जो रेड कलर होता है रूबी का, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा, ये देखिए, रेड कलर इज ऑफ रूबी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम। तो आपका जो क्रोमियम रहेगा इसमें, इसमें जो क्रोमियम होगा, क्रोमियम की वजह से क्या होगा, क्रोमियम की वजह से इसमें हमारा क्या होगा, ये जो रेड कलर है ये इसमें रहेगा। तो कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे। सबसे पहला हमारा बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये हमारी कुछ अल्कलीन अर्थ मेटल्स होती हैं। अब इनको अल्कलीन अर्थ मेटल क्यों कहा गया, देखिए ये हमारे अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें ये मोस्टली हमारी पाई जाती हैं। तो स्ट्रोंटियम जो होता है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड्स इम्पार्ट्स अ ब्राइट रेड कलर टू फ्लेम। जब भी कोई जिसमें हम स्ट्रोंटियम क्लोराइड डालेंगे, जैसे पटाखे वगैरह होते हैं, तो वो उसमें एक रेड कलर देने का काम करती है। बेरियम एक्सरे में बताया था, बेरियम क्या करते हैं, जो हम एक्सरे करते हैं या रेडियोग्राफिक जो होता है एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो होता है हमारा, यानी हम आंत कहते हैं जिनको, उनको एग्जामिन करने में बेरियम का यूज़ किया जाता है एक्सरे में। मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम हमने पिछले में भी देखा था कि ये हमारा क्या, क्लोरोफिल में यूज़ किया था, क्लोरोफिल में काम आता है, ये ग्रीन पिगमेंट रहता है प्लांट्स में। When the plant is given full spectrum light, the chlorophyll molecules absorb the red and blue portion of the light spectrum and the green light is refracted from the leaves. वो वापस क्या होता है, जो leaves होती हैं वो रेड एंड ब्लू पोर्शन को ट्रैप कर लेती हैं और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए हमें लीव्स जो क्या है ग्रीन दिखाई देती हैं। कलर बताई दिया हमें, रेड कलर जो जेमस्टोन रूबी का रेड कलर क्यों होता है, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, क्रोमियम की वजह से, है ना। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम इम्प्योरिटी मेक्स द कलरलेस कोरंडम क्रिस्टल। वो कौन से होते हैं, कोरंडम क्रिस्टल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, रेड बनाते हैं। वाल द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम इम्प्योरिटी मेक्स द कलरलेस बेरिल ग्रीन। अगर उसमें क्रोमियम क्या होगा, क्रोमियम क्या करता है, कलरलेस जो बेरिल रहता है उसको ग्रीन दिखाता है।
देखिए इसमें क्या किया गया था, हमसे इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पूछा गया था। तो इसमें ये जो होती हैं, ये हमारा जो रहता है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल रहता है एलिमेंट्स का, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो पहले वाला इसको क्या कहते हैं, अल्काली मेटल्स, अल्काली मेटल्स कहा जाता है। ये हमारी क्या होती है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स होती है। कौन सी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, है ना। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए अब पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ क्या क्या पीरियोडिक टेबल। तो ये जो हमारा रहता है, ये वाली अल्काली मेटल्स होगी, ये हमारी अल्काली अर्थ मेटल्स होगी। ये जो आपको दिख रहा है बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, याद रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल्स। ये होती, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं हम पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसमें क्या हो, आपको दोनों की प्रॉपर्टी मिले, किसकी, मेटल्स की भी, इसमें क्या होगा, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको और नॉन मेटल्स की भी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी आपको इसमें मिल जाएगी। ये जो हमारे ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है, ये हमारी क्या है, ये हमारी नॉन मेटल्स है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है आठवां, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी नोबल गैसेस, ये हमारी नोबल गैसेस है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल रहता है उसमें क्या रहता है, 7 पीरियड रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे क्या है, ये पीरियड्स हैं, इनको पीरियड्स कहा जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको 1 से लेके 18 तक, ये हमारे क्या है, 18 ग्रुप हैं। इस ग्रुप नंबर 18 क्या कहते हैं, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहा जाता है इनको। चलिए, और ये वाला जो हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये इसको एस ब्लॉक कहा जाता है, इसको पी ब्लॉक कहा जाता है, इसको डी ब्लॉक कहा जाता है, और इसको, ये वाले को एफ ब्लॉक कहा जाता है। ये आप नाम याद कर सकते हैं, है ना। इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इनके हमारे जो हमारा पीरियोडिक टेबल रहता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टी रहती है। तो अभी हमने शुरू किया तो इसको देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है। जैसे जैसे आप यहाँ से जाएंगे, इस साइड जाएंगे, तो ये मेटल्स है, ये मेटल्स है हमारी, ये इस तरफ जाएंगे तो ये नॉन मेटल्स आती जाएंगी, ये हमारी नॉन मेटल्स आती जाएंगी, है ना। इनको मैंने बता दिया था आपको, ये क्या है, ये हमारी नोबल गैसेस है। ये हमारे 1 से 18 ग्रुप हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप नंबर 18, ये 13 14 15 16 17, और ये हमारा ग्रुप नंबर 18। ठीक है, और ये हमारी जो मैं बता दिया आपको। अगर हम जैसे जैसे, चलिए ये हमारा ग्रुप, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूसेस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फॉलोज थ्रू इट। हमारे पास ऑप्शन है हीलियम, आर्गोन, नाइट्रोजन, नियोन। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास नियोन। देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू फ्लो होती है इन गैसेस में, तो ये कुछ ना कुछ लाइट प्रोड्यूस करती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, उनमें से कौन कौन सी लाइट जब निकली, कलर्स एंड स्पेक्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन नोबल गैसेस। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा होता है रेड का, तो रेड कौन सी गैस है, नियोन। नियोन गैस क्या करती है, रेड देती है ना। इसमें क्या है, ये देखिए, इसमें हीलियम,
हीलियम देगी पिंक एंड ऑरेंज, हीलियम क्या देगी, पिंक एंड ऑरेंज, ये पिंक ऑरेंज। अपना नियोन का हमने देख लिया रेड। आर्गोन, आर्गोन वायलेट कलर का दे रही है। क्रिप्टोन, क्रिप्टोन कौन से कलर का दे रही है, लेवेंडर, थोड़ा लेवेंडर कलर का। जेनोन, जेनोन दे रही है थोड़ा ब्लू कलर का। तो हमारे में पूछा था हीलियम दे था, तो हीलियम का कौन सा हो गया, हीलियम का हम लिख देते हैं पिंक या ऑरेंज, पिंक या ऑरेंज, पिंक या ऑरेंज हो गया। आर्गोन का हमारे लिए कौन सा है, देखिए वायलेट, आर्गोन का कौन सा आ गया, वायलेट। नाइट्रोजन का इसमें नहीं दिया हुआ है। नियोन का हमने देख लिया है रेड, रेड। ये होगी हमारी सारी गैसेस और उनके कलर्स, हीलियम पिंक ऑरेंज, नियोन रेड, आर्गोन वायलेट, क्रिप्टोन लेवेंडर, जेनोन ब्लू। तो आप इसको याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स मेथड कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए, तो हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या क्या हो सकती है, परमानेंट हार्ड किसकी वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सोल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम कैल्शियम के सोल्यूबल सोल्ट्स होंगे किस फॉर्म में, क्लोराइड और सल्फेट, है ना, हमारे इसमें क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में रहेंगे। तो क्या बॉइलिंग की वजह से हम पानी की जो परमानेंट हार्डनेस है वो निकाल सकते हैं, नहीं, बॉइलिंग की वजह से नहीं हो सकता। आयन एक्सचेंज, बिल्कुल सही, आयन एक्सचेंज इसका ऑप्शन है। आयन एक्सचेंज, देखिए आयन एक्सचेंज की प्रोसेस ये है, जिसको हम जियोलाइट बोलते हैं। क्या, जियोलाइट, आपको ये प्रोसेस याद रखना है, जियोलाइट। लाइम ट्रीटमेंट भी किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, लाइम ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं इसमें। लेकिन इन दोनों को, ये जो दोनों दिए गए हैं, इन दोनों से किया जा सकता है, लेकिन जो यूपीएससी ने अपनी आंसर की दी है उसमें उन्होंने आयन एक्सचेंज दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोलाइट प्रोसेस। हाँ, लाइम ट्रीटमेंट से भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पानी की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें दिया गया है आयन एक्सचेंज। तो जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए ये आपका रो वाटर आ रहा है, हार्ड वाटर, यहाँ से ये आपका हार्ड वाटर आ रहा है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्राइन यानी अगर हम NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है उसमें अगर हम क्या करें, वाटर मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ब्राइन सॉल्यूशन जब हम इसमें, ये जो हार्डनेस है ये हमारी कैल्शियम क्लोराइड है ना, ये कैल्शियम क्लोराइड और ये मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये हार्डनेस है इसकी, क्लोराइड की और सल्फेट की हार्डनेस है। तो ये जब सोडियम के जो कटाइंस हैं, ये सोडियम के कटाइंस है, पॉजिटिव वाले क्या होते हैं कटाइंस, माइनस वाले क्या होते हैं अनाइंस। तो ये जो सोडियम के कटाइंस है ये क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और तो क्या होगा, फिर NaCl और सोडियम सल्फेट बन जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, ये वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में सिर्फ याद रखना है जियोलाइट प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया था। तो जियोलाइट प्रोसेस जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की उसको निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक, आपको फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, इसमें फोटो भी है, केमिकल और स्मोक। देखिए स्मोक दो चीज़ें बन के मिला है, स्मोक प्लस फोग, यहाँ चीज़ें क्लियर होगी, स्मोक्स और प्लस फोग, और फोटो यानी लाइट, तो जो चीज़ लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट, तो नॉट क्या कहेगा, तो देखिए ओजोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ओजोन हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नाइट्रिक एसिड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है। ये जो हम देख रहे हैं पॉली अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये इसको ऑप्शन, ये इसमें क्या होगा, ये फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट नहीं होता। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
पॉलीसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज ए केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज कंपोज ऑफ मल्टीपल अरोमेटिक रिंग्स। तो इसमें क्या क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं, इसीलिए क्या है, ये वाला ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, हाइड्रो और कार्बन, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, इसमें कुछ और है नहीं। तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो देख लेते हैं और क्या क्या फोटोकेमिकल स्मोक क्या क्या है। फोटोकेमिकल स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स, किसका, पोल्यूटेंट्स का, कौन कौन से, हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है हमारा, है ना, नाइट्रोजन हो गया, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम VOC बोलते हैं, VOC से आप याद कर सकते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ मिलके करेंगे, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन लिख देता हूँ यहाँ पे, नाइट्रोजन VOC प्लस सनलाइट, ये अगर तीनों मिलेंगे तो क्या होगा, हमारा किसका होगा, फोटोकेमिकल स्मोक का होगा क्या, जनरेशन। कब होता है, ज़्यादातर समर में होता है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जितनी ज़्यादा सनलाइट आएगी उतना ज़्यादा क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC के प्रेजेंट में उतनी ज़्यादा फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर में क्या क्या आएगा, ओजोन आ गया, एल्डिहाइड्स आ गया, नाइट्रिक एसिड आ गया और पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आ गया। तो हमारे उसमें सब दिया, तो उसमें ऑप्शन में ओजोन भी दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड भी दिया हुआ है और ये वाला भी दिया, तो तीनों ऑप्शन हो गए। उसमें क्या नहीं दिया था, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, ये वाला नहीं दिया होता, ठीक है। अब इसमें कुछ और देख लेते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक इज क्रिएटेड व्हेन सनलाइट क्या करती है, सनलाइट रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एटलीस्ट वन ऑफ द VOC, अगर इनके साथ मिलेगी तो क्या होगा, हमारा फोटोकेमिकल स्मोक होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एमिटेड इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, याद कर लीजिए, जितनी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं उनसे, पावर प्लांट से, फैक्ट्री एमिशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे क्या होता है, याद रख लीजिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलेगा, आप जो बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, पावर प्लांट जहाँ बिजली बन रही है, फैक्ट्री एमिशन, है ना, पावर प्लांट हमारे मोस्टली क्या है, कोल से चलते हैं, तो उनसे निकलता है। जो VOC होते हैं, जिनको हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, वो कैसे रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू पेंट्स, गैसोलीन एंड क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, है ना, जो हम दीवारों पर पेंट करते हैं, जो सॉल्वेंट्स होते हैं साफ़ करने वाले, हमारे क्लोरीन वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, उनसे भी क्या है, इनसे ये VOC निकलते हैं। जो फोटोकेमिकल स्मोक है हम उसको लॉस एंजलिस स्मोक कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIP है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लॉस एंजलिस स्मोक किसको, तो आपको याद रखना है, फोटोकेमिकल स्मोक को ही लॉस एंजलिस स्मोक कहते हैं। दिस काइंड ऑफ स्मोक रिक्वायर्स नाइदर स्मोक नॉर फॉग, ठीक है। इंटेंस लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज समर स्मोक बिकॉज द स्मोक इज प्रोड्यूस्ड व्हेन UV लाइट originating from the sun interact with the oxides of nitrogen present in the atmosphere। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओजोन दिया हुआ था, पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये वाला क्या हो गया हमारा, ये हमारा ऑप्शन हो गया इसका 12वें का C। नेक्स्ट देख लेते हैं।